तो हम लोग शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से, है ना, कि अकाउंटिंग क्या है। पहले आप लोग बताओ, अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो, क्यों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? बताएं। वेरी गुड, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। और कोई रीजन? वेरी गुड, हम इतने सारे ट्रांजेक्शन को याद नहीं रख सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। और बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन टाइम टू टाइम पता करना, ताकि हम आगे के प्लान्स बना पाए, है ना, आगे के डिसीजंस ले सकें। हाँ, रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, अपने शेयर होल्डर को, अपनी कंपनी के ऑनर्स को रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी कि भैया बिजनेस कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग बनी कैसे, समझना। पुराने जमाने में तो बार्टर सिस्टम चलता था, है ना। बार्टर सिस्टम समझते हो? एक्सचेंज वाला, है ना। जैसे मेरे खेतों में गेहूं उगे, इसके खेतों में चावल उगे, तो मैंने इसको थोड़े गेहूं देके इससे चावल ले लिए। ठीक है, किसी को घोड़ा खरीदना है तो घोड़ा खरीदने के लिए भी वो पहले अनाज देके और घोड़ा खरीदता था। ठीक है, फिर जब करेंसी आई तो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया। ठीक है, लोग सामान लाए, उन्होंने बेचना चालू किया और उसके बदले क्या लेना चालू किया, सिक्के, कॉइन्स, करेंसी जो भी थी उस समय की। ठीक है, इस तरीके से व्यापार का जन्म हुआ। अब मान लो हम लोगों ने कोई छोटा से छोटा भी बिजनेस चालू किया। ठीक है, और हम लोगों ने आज मान लो दुकान चालू करी, आज आपने कोई बिजनेस चालू किया। ठीक है, आज सुबह 9 बजे आपने दुकान खोली, रात में 9 बजे आप घूमते घूमते मुझसे टकरा गए, है ना। मैं आपसे मिला, मैंने कहा भाई कैसा क्या रहा पहले दिन का धंधा, क्या क्या ट्रांजेक्शन किया आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप मुझे सोच समझ के बता दोगे कि सर आज सुबह से शाम तक हमने ये ट्रांजेक्शन किए। मान लो जैसे आप सुबह दुकान पे गए तो आपने 5,000 रुपए का सेल किया। ठीक है, कैश में। ठीक है, मान लेता हूँ 10,000 रुपए का आपने सेल किया क्रेडिट में। ठीक है, उधार में माल बेचा। फिर मान लेते हैं कि 20,000 रुपए का माल आप सियागंज से खरीद के ले गए, परचेज करके ले गए कैश में। ठीक है, फिर दुकान से आते वक्त आपने 15,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, डिपॉजिट, बैंक में। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि आपका भी रेंट का डिपॉजिट देना बाकी था, तो 25,000 रुपये आप डिपॉजिट करके आए क्या, आपका रेंट। ठीक है, मान लेते हैं आज पहला दिन है तो इतने ही ट्रांजेक्शन हुए होंगे, कोई बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन तो हुए नहीं होंगे। मैंने आपको शाम को मिले, मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपने दिन भर में क्या क्या किया। आप मुझे बता दोगे कि सर मैं सुबह दुकान पे गया, एक कस्टमर आया 5,000 रुपए का नगद माल लेके गया, फिर एक कस्टमर आया 10,000 रुपए का उधारी लेके गया, फिर मैं सियागंज तरफ गया था तो 20,000 रुपए का माल मेरे को लाना था, वो लेते हुए आया। ठीक है, रास्ते में फिर बैंक आया तो मैंने 15,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए, और शाम को घर आते वक्त मैं अपने मकान मालिक को, दुकान मालिक को रेंट डिपॉजिट करके आया, कितना, 25,000 रुपए। ठीक है, आपने मुझे सोच के याद करके सारे ट्रांजेक्शन्स बता दिए। ठीक है, अब मान लो आज 1 तारीख है, ये 1 तारीख के ट्रांजेक्शन थे। वैसे ही फिर 2 तारीख आएगी, 2 तारीख के ट्रांजेक्शन होंगे, 3 तारीख के होंगे, 4 तारीख के होंगे, 5 तारीख के होंगे, 6 तारीख के होंगे। ऐसे करते करते साल भर में, महीने भर में 31 तारीख तक के सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं दूसरी बार हम मिले 31 तारीख को। ठीक है, 31 तारीख को आप मुझसे टकराए, मैंने आपको आके बोला कि भाई बता तूने 5 तारीख को बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए थे, क्या आप मुझे बता पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इतने सारे ट्रांजेक्शन में याद याद रखना पॉसिबल ही नहीं है कि हमने कौन से ट्रांजेक्शन किस दिन किए थे। समझ में आया? क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी ऐसी है कि हम धीरे धीरे चीजों को भूलने लग जाते हैं। आप सब नोट्स बनाते हो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको कॉपी में लिखते हो, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि घर जाते जाते भूल जाएंगे, या 2-4 दिन में तो भूल ही जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ लूं कि परसों शाम को आपने क्या खाया था, तो आपको वो भी याद नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन मेमोरी कैसी है कि हम धीरे धीरे चीजों को भूल जाते हैं, और जो चीजें हम भूल जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, कहीं रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? जैसे आप बाजार जा रहे हो शॉपिंग करने, मम्मी ने बोला कि बेटा घर में किराना का सामान खत्म हो गया तो लेते हुए आना। ठीक है,
अब मम्मी ने अगर 10 आइटम बताए तो मुझे पता है कि आप लोग या तो एक पेपर पे लिख के ले जाओगे या कहीं नहीं तो व्हाट्सएप की चैट में लिख लोगे कि भैया ये सामान अपने को लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि मान लो हम सामान लेने डीमार्ट गए तो हो सकता है 10 में से 2 आइटम भूल के आ जाए, हो सकता है नहीं हम सबके साथ। तो जो भी चीजें हम भूल जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, हम लिख के रखते हैं। तो जब बिजनेस चालू हुआ तो हमने सोचा कि यार ऐसे ट्रांजेक्शन भूल जाएंगे तो फिर तो पंगा हो जाएगा। भाई कितनी पार्टियों को हम उधार में माल देंगे, है ना, उनसे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है ना, कितने खर्चे हो चुके हैं, कितनी इनकम हो चुकी है, हर एक चीज मेरे लिए प्रैक्टिकली याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूं, किसी भले इंसान ने बोला कि भाई तू भूल जाता है तो इसको एक कॉपी में रिकॉर्ड करना चालू करो, ठीक है। और फिर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्रीज करना चालू करी। समझ में आया? इस तरीके से अकाउंटिंग डेवलप हुई। अब हुआ क्या कि इंडिया में सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगे, है ना। जैसे जब शुरुआत में अकाउंटिंग आई होगी, ठीक है, तो उस समय कोई अकाउंटिंग के मतलब कोई स्टैंडर्ड्स तो थे नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस तो थी नहीं, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे। बहुत सारे जो अकाउंटेंट थे वो चैलेंजेस भी फेस कर रहे थे कि भैया किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये वो। तो फिर उस समय हमारी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आईसीएआई को, किसको, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को, कि भैया आप कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बना के दो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का अगर सबसे कोई विद्वान इंसान हमारे देश में है तो वो आपका इंस्टीट्यूट है। भाई अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा नॉलेज तो आप लोगों को ही है, ठीक है। आपको ही पता है कि एक यूजर तक क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, कैसे वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन जा सकती है, ठीक है। आपको ही पता है कि एक अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते समय क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बना के दो, है ना। और आईसीआई ने उस समय जो रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस हमें बना के दी उसे क्या बोला गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोला गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनिशियली रिकमेंडेटरी थे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई आप इसको फॉलो करो, इस तरीके से अकाउंटिंग करो तो बेहतर होगा। फिर धीरे धीरे उसको मैंडेटरी कर दिया गया। मैंडेटरी मतलब आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फिर आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में धीरे धीरे एप्लीकेबल किया गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अकाउंटिंग होती क्या है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमारे बुक्स में अकाउंटिंग की एक बढ़िया सी डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल सी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। अपन उसको एक बार डिस्कस करते हैं। चलो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलती है ये हमारी अकाउंटिंग की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, जो आपको गूगल करोगे तो भी लगभग यही डेफिनेशन मोर और लेस देखने को मिलेगी। 11th की बुक में देखोगे, बीकॉम की बुक में देखोगे तो वहां पे भी आपको ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या बोलती है, दिखने में बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत शानदार डेफिनेशन है। इस छोटी सी डेफिनेशन में अकाउंटिंग क्या है पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating financial information to the users, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम शांति से इसको पढ़ते हैं। इसमें कलर का ऑप्शन भी आता है क्या? हाँ, चलो, ये लोग बोलते हैं, अरे
सेलेक्ट कैसे हुआ है? क्या बोल रहे हो? सीखना पड़ेगा ऐसा लगा। नहीं यार, बड़ा तो नहीं हो रहा है ये। चल छोड़, समझेंगे बाद में। ये क्या चीज है? ये तो और कुछ ही है। छोड़ो। बाकी ऐसे टच करते ही हो जाना चाहिए यार, आईपैड में तो हो जाता है। डेफिनेशन क्या बोलती है? बोलती है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करने का मतलब समझते हो आप लोग? क्या होता है आइडेंटिफाई करना? चेक करना। अभी तो एंट्री लिखी ही नहीं है अपन। आइडेंटिफाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पहचानना। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना होता है ना भाई। जैसे आपने देखा हो कभी ये सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, इसमें कोई लाश मिलती है तो आइडेंटिफाई करने बुलाते हैं ना कि भैया ये वही है कि कोई और है करके। ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना। ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र बोलते हैं हम उसको, है ना। अब आइडेंटिफाई किसको करना है? सबसे पहले हमें उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। क्योंकि एज अ अकाउंटेंट आपकी नजरों के सामने एन नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। ठीक है। तो उसमें से ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिन्हें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए और ऐसे कौन से इवेंट है जिन्हें हमें बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो आज आपने कोई शॉप ओपन करी। ठीक है। आप बैठे हो दुकान पे, आप ही आपकी अकाउंटिंग करते हो, आपने स्मार्ट अकाउंटेंट का कोर्स किया है तो। ठीक है। अब मान लेते हैं आप जैसे ही दुकान पे आज आके बैठे काउंटर पे, दुनिया भर के इवेंट्स आपकी आंखों के सामने होंगे। लेकिन क्या हर एक इवेंट को हम कॉपी में लिखते बैठेंगे क्या? कि यार मैं दुकान पे आया, जैसा हुआ ये हुआ, फलाना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही दुकान पे आए, पूजा पाठ वगैरह करके बैठे। ठीक है। और सामने से एक आंटी बड़ी स्पीड में स्कूटी लेके आई और एक खड़ी कार में उन्होंने भर दी। ठीक है। अब वो अंकल वहीं पे खड़े खड़े पोहे खा रहे थे, एकदम से वो भी चढ़ गए। बोले कि भैया तुमको दिख नहीं रही है क्या, गाड़ी खड़ी हुई है और तुम खड़ी गाड़ी में ही ठोक रहे हो। आंटी बोले कि तुमने इधर क्या और रास्ते में खड़ी कर रखी है, यहाँ तो वैसे भी नो पार्किंग लगा हुआ है ना, तुमको साइड में गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। रास्ते में खड़ी थी, मेरा एकदम से कंट्रोल नहीं हुआ। अब उन दोनों में भयंकर बहस हो गई। ठीक है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए अपने जैसे लोग टाइम पास करने के लिए। ठीक है। फिर अपने जैसे कुछ और शरारती तत्व वहां से जा रहे थे, उन्होंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दी इंदौर के अलग अलग पेजेस पे कि भैया यहाँ पे आज ऐसा ऐसा हो गया, है ना, ऐसे झगड़े हो रहे हैं। फिर किसी ने, एक आध ने 100 नंबर पे फोन भी कर दिया, भैया जल्दी आ जाओ यहाँ पे झगड़े हो गए हैं करके। ठीक है। एक नंबर टाइम पास हुआ हमारा 1 घंटे तक, सुबह सुबह बढ़िया मनोरंजन। ठीक है। अब आपकी आंखों के सामने एक शानदार इवेंट हुआ हुआ लेकिन क्या इसे मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। मेरा इससे क्या मतलब? मेरे बिजनेस से उसका कोई लेना देना है क्या? नहीं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या, आप सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह आपके पास एक कस्टमर आया। ठीक है। उसने आपको आगे पूछा कि भैया ये कैसे दोगे। मान लो उसने बोला कि भैया ये कितने में दोगे। उसने कोई गुड्स पसंद किया, उसने बोला ये कितने में दोगे। आपने बोला भैया 2,000 रुपये लगा देंगे। ठीक है। उसने कहा ठीक है भैया, इसको निकाल के साइड में रखो, मैं आता हूँ 5 मिनट में घूम के। ठीक है। हम भी ऐसा ही करते हैं। साइड में उसने चीज निकलाई, चले गया, आसपास की 2-4 दुकानें और घुमा, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेम आइटम वो हमारे पड़ोसी की दुकान से लेके जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। चलो, क्या ये आपके बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट है? नहीं। तो क्या मैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा? भाई वो आया, मुझसे भाव पूछा। ठीक है। लेकिन माल किससे खरीद के लेके गया? पड़ोसी से। तो रिकॉर्डिंग भी कौन करेगा? पड़ोसी। हमें उसकी एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आपकी आंखों के सामने एक इवेंट तो हुआ, आपके पड़ोसी ने सेल किया, लेकिन क्या मैं उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूं? नहीं।
समझ में आ रही बात? ठीक है। वैसे ही मान लो आपके दुकान में कस्टमर आया, ठीक है, उसने आपको पूछा कि भैया ये टीवी कैसे दिया। आपने बोला कि भैया 1 लाख रुपए में। ठीक है। उसने कहा ठीक है भैया, आप ये टीवी किसी और को मत देना, मैं सोमवार को आऊंगा, आज तो दिन अच्छा नहीं है ना, सोमवार को आऊंगा, उस दिन हमारा मुहूर्त है, उस दिन आके ये टीवी लेकर जाऊंगा। ठीक है। आपने बोला ठीक है भैया। वो आया, आपको बुकिंग कराया और चले गया। ठीक है। क्या एक इवेंट हुआ? हाँ हुआ। क्या बिजनेस से रिलेटेड ही है? हाँ है। लेकिन क्या इसे रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नहीं बना। इसमें कोई लेन देन हुआ क्या? नहीं हुआ। वो सिर्फ आया, उसने बोला कि भैया मैं मंडे को लेके जाऊंगा और भूल के चला गया। ठीक है। तो सिर्फ उसके कमिटमेंट पे हम रिकॉर्ड थोड़ी ना कर सकते। समझ में आया? लेकिन वही कस्टमर आपके पास आता, बोलता भैया टीवी कैसे दिया? आपने बोला भैया 1 लाख रुपए में। वो बोलता भैया 10,000 रुपए एडवांस देके जा रहा हूँ, ये टीवी किसी और को मत देना, मैं मंडे को आके लेके जाऊंगा। अब अगर वो 10,000 रुपए आपको एडवांस देके चले जाता, तो फिर बताओ क्या इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड भी है और अब इसमें लेन देन भी हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। वैसे ही मान लो आपकी दुकान में कोई लड़का है, ठीक है, वो काम करता है आपके यहाँ साफ सफाई का, कस्टमर को माल दिखाने का। ठीक है। सुबह वो दुकान आया, 9 बजे उसने दुकान खोली, साफ सफाई करी, घंटा 2 घंटा, 11-12 बजे आपको आके बोलता है कि भैया यार आज तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है यार, बुखार आने जैसा लग रहा है, तो मैं चले जाता हूँ, ठीक है, कल टाइम पे आ जाऊंगा। आपसे छुट्टी मांगी। आपने भी सोचा ठीक है यार बेटा कहीं ज्यादा बीमार हो जाएगा, एक दिन रेस्ट कर ले, कल टाइम पे आ जाना, बोल के आपने उसको छुट्टी दे दी। ठीक है। क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट है? हाँ है। क्योंकि एम्प्लॉय किसका है? मेरा। मेरी दुकान से छुट्टी मार के गया तो क्या उसकी वजह से मेरा बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक इवेंट तो हुआ, लेकिन क्या इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे बीच में कोई लेन देन हुआ क्या? हाँ, उसने छुट्टी मारी, उसे रिकॉर्ड करेंगे उसके अटेंडेंस रजिस्टर में, बट अटेंडेंस रजिस्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन वही आपका एम्प्लॉय आपसे सुबह 9 बजे आता, 11 बजे तक काम करता, फिर हाफ डे की छुट्टी मार के चले जाता और जाते जाते आपको बोलता कि भैया मेरे को 500 रुपये एडवांस दे दो, मैं डॉक्टर को दिखाते हुए जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब अगर आप उसको 500 रुपये वहां निकाल के दे देते हैं, तो फिर बताओ क्या इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड भी है और अब हमारे बीच में लेन देन भी हुआ है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होगी? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। आपको सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को पहचानना होगा जिन्हें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर आप उसे मेजर करोगे इन टर्म ऑफ मनी। अटक रही है यार पेंसिल। इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है। अब इसे मॉनेटरी टर्म में मेजर करना क्यों जरूरी है? भाई अकाउंटिंग में आप किसी भी ट्रांजेक्शन को तब तक रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता नहीं है। भाई हम लोग, आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो ना? है ना? हम सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। पेज स्क्रॉल भी नहीं होता है क्या यार इसमें? इधर से होगा? पता नहीं क्या ये यार, छोड़ो। नहीं ठीक है, एक साथ दो हाथ से लेना पड़ेगा उसको। ठीक है। आप सबने बैलेंस शीट देखी होगी, है ना? बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी और असेट्स लिखते हैं। ठीक है भाई। असेट्स में हम क्या लिखते हैं? मान लो मेरे पास जमीन है, लैंड है, ठीक है, तो मेरे पास कितने स्क्वायर फीट या कितने बीघा लैंड है मैं ये लिखता हूँ क्या? नहीं, मैं क्या लिखता हूँ? उसकी मॉनेटरी वैल्यू। मान लो 20 लाख रुपए की जमीन है तो वैल्यू कितनी लिखूंगा? 20 लाख रुपए। मान लो मेरे पास फर्नीचर रखा हुआ है, तो मेरे पास कितनी टेबल है, कितनी कुर्सी है, कितनी अलमारी है, मैं ये लिखूंगा क्या? नहीं, मैं तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू लिखूंगा। मान लो 50,000 रुपए का फर्नीचर है तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 50,000। मेरे पास दुकान में माल रखा हुआ है, स्टॉक है,
तो कौन सी वैरायटी का क्या माल रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, वो लिखूंगा क्या? नहीं। मेरी दुकान में सपोज 10 लाख रुपए का माल रखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा उसकी मॉनेटरी वैल्यू, कि मेरे पास 10 लाख रुपए का माल रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं पता है, तो क्या आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, योर एम्प्लॉइज, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आपके एम्प्लॉइज, क्या आपके एम्प्लॉइज भी आपके बिजनेस की एसेट्स होती हैं? सोचो, क्या आपके बिजनेस के एम्प्लॉइज आपके बिजनेस की एसेट्स होती हैं? हाँ या ना? होती तो है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉइज अच्छे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। और आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके एम्प्लॉइज मक्कार हैं तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा भाई। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने कोर्ट्स में बोलते हैं, स्पेशली धीरू भाई अंबानी अपने एम्प्लॉइज की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मतलब इतने एम्प्लॉइज होने के बाद भी अगर उनके कोई फैक्ट्री के मजदूर के घर में किसी की डेथ भी हो गई ना, तो उसके घर पे एक बार तो मिलने जाते थे। वो उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यार मेरे एम्प्लॉइज ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा परिवार है। ठीक है। और जब वो इतना उनको अपनापन रखते थे, तो उनके एम्प्लॉइज भी उनकी कंपनी को अपनी कंपनी मान के काम भी करते थे। ठीक है। तो वो बोलते थे कि मेरे एम्प्लॉइज ही मेरी रियल असेट्स है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरे एम्प्लॉइज। उनकी वजह से ही आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन बोलते हैं कि एम्प्लॉइज आर द रियल असेट्स ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, कि मेरे एम्प्लॉइज ही मेरे बिजनेस की सच्ची संपत्ति है, जो कमाया वो मेरे एम्प्लॉइज ही हैं। ठीक है। लेकिन हमने इतनी सारी बैलेंस शीट बना ली, क्या हमने कभी किसी एम्प्लॉय को बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड किया? क्या नहीं किया। ठीक है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो जैसे आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। ठीक है। आपने बोला कि यार चलो अपन एसओ एसओ हो गया, बहुत पढ़ लिख लिए। ठीक है। हमने कहा कि बिजनेस चालू करना है। ठीक है। अब इंदौर में तो आपको पता ही है फूड में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है। आपने बोला कहीं एक बढ़िया शानदार सा रेस्टोरेंट हम लोग ओपन करते हैं। सपोज आपने विजयनगर पे एक रेस्टोरेंट चालू करने की सोची। ठीक है। आपने आके मुझे बताया कि सर हम तो रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। फिर आपने मुझे बोला कि सर हमको रेस्टोरेंट के लिए एक बढ़िया सा शेफ चाहिए, है ना? और आप तो राजस्थान से हो, राजस्थान के लोग तो बहुत शानदार खाना बनाते ही हैं। आपके गांव में कोई बढ़िया शेफ हो जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिसको सब बनाते आता हो, तो हमको आप रेफर करना, हम वैसे भी ढूंढ ही रहे हैं कोई अच्छा शेफ। मैंने कहा यार भाई मेरे घर के पीछे गांव में एक लड़का रहता है, अहमदाबाद में 5 स्टार होटल में पिछले 5-6 साल से वो जॉब कर रहा है, और बहुत शानदार टेस्ट है उसके हाथों में। ठीक है। मैंने आपको उससे बात बात कराई, आपका और उसका कोऑर्डिनेशन बैठ गया, वो वहां से जॉब छोड़ के आपके पास आ गया। ठीक है। और आप लोगों ने बिजनेस चालू किया सपोज 1 जुलाई से। मान लेते हैं कि जैसे ही आपने बिजनेस चालू किया, विद इन 2-3 मंथ आपका बिजनेस वायरल हो गया, है ना? कि भैया इतना शानदार रेस्टोरेंट कि आपके यहाँ पे भीड़ लगने लग गई कस्टमर्स की। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ का टेस्ट ही इतना प्यारा है। ठीक है। एम्बियंस आपने नो डाउट अच्छा बना ही रखा है। प्राइस भी आप अभी रिजनेबल चार्ज कर रहे हो, क्योंकि अभी इनिशियल है अपना। ठीक है। आपने जैसे ही रेस्टोरेंट चालू किया, आपका रेस्टोरेंट वायरल हो गया, है ना? आपके टेस्ट की वजह से बहुत अच्छा शानदार खाना है, और होते ही ऐसे जैसे मधुरम सैंडविच बीच में एकदम से वायरल हुआ था, है ना? तो ऐसे ही आपका रेस्टोरेंट पूरे इंदौर में वायरल हो गया। अब दिन भर आपके यहाँ कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, वेटिंग लगी रहती है, स्विगी जोमेटो वाले वहीं पे घेरा बना के खड़े हुए रहते हैं कि भैया आप भी ऑर्डर आएगा यहीं से लेके निकल जाएंगे। ठीक है। दिन भर फूड ब्लॉगर्स की लाइन आपके यहाँ लगी रहती है। फूड ब्लॉगर्स आ जाते हैं अलग अलग चैनल के, वो आपके आके किचन में घुस जाते हैं, भैया कौन सा मसाला डालते हो, कौन सा सीक्रेट आप यूज करते हो, ऐसा वैसा करके। और बढ़िया आपका बिजनेस भगवान की दया से चल रहा है। ठीक है। अब ये जो बिजनेस मेरा इमीडिएट इतना सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे सबसे मेन रीजन कौन है? मेरा शेफ। क्योंकि उसके हाथ में वो टेस्ट था, कि जिसके टेस्ट की वजह से मेरा कस्टमर अट्रैक्ट हुआ, और एकदम से माउथ पब्लिसिटी मेरी हुई, और लोगों की भीड़ लग गई। ठीक है। और आज भी ये जो भीड़ लगी हुई है, वो उसके हाथ के टेस्ट की वजह से ही है। ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या मेरे बिजनेस की एक असेट्स है भाई? असेट्स का मतलब क्या होता है? आपकी वो संपत्ति जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट्स। तो वो व्यक्ति
मेरी एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वजह से मेरी अर्निंग कैपेसिटी बनी हुई है। भाई अगर वो मेरी दुकान छोड़ के चले गया और मेरे पड़ोसी की दुकान अगर ज्वाइन कर लेगा, और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि भैया तो आजकल वहां पे सब्जी बना रहे हैं, तो सारे लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एम्प्लॉइज मेरे बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट असेट्स तो बन चुका है, लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगी तो क्या मैं बैलेंस शीट में उस एम्प्लॉय को रिकॉर्ड कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस एम्प्लॉय की मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। वो कितना अच्छा खाना बना रहा है, क्या आप इसे मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो। मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या इसे मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आपके एम्प्लॉइज कितने ऑनेस्ट हैं, कितने पंचुअल है, कितने हार्ड वर्किंग है, क्या इसे मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो हमारे एम्प्लॉइज हमारी असेट्स तो होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसे मेजर किया जा सके इन टर्म ऑफ मनी। और अगर आप उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? हमारा अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, कि कौन से ट्रांजेक्शन मुझे बुक्स में लिखना चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में नहीं लिखना चाहिए। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसे मेजर करोगे इन टर्म ऑफ मनी, क्योंकि जब तक आप उसे मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर पाओगे, आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। चलो, अब जैसे ही आपने उसे आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, उसके बाद आप उसे क्या कर लोगे? रिकॉर्ड कर लोगे। और रिकॉर्ड करने के लिए जो प्राइमरी बुक्स मेंटेन की जाती है, ठीक है, सबसे पहले एंट्री कहाँ की जाती है? प्राइमरी बुक्स में। प्राइमरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती हैं? एक तो जर्नल और एक सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जनरल और सब्सिडरी बुक्स, ये आपकी प्राइमरी बुक्स होती है। तो सबसे पहले एंट्री के कहाँ दी जाती है? प्राइमरी बुक्स में। ठीक है। अब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी अकाउंटिंग क्यों की जाती है। भैया अकाउंटिंग हमने बोला था कि हम ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं, इसलिए उसे लिख के रखना जरूरी है। ठीक है। अब अगर आप ट्रांजैक्शन को भूल जाते हो और उसको बस लिख के रखना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या करना चालू किया? रिकॉर्ड करना चालू किया। अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना था, तो आपकी डेफिनेशन तो यहाँ पे एंड हो जानी चाहिए थी, होनी चाहिए थी या नहीं? बोलो जल्दी से। लेकिन फिर भी हमारी बिजनेस की, हमारी इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन आगे जा रही है, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, समझते हैं। ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड करने पर भी हमारी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अब कैसी परेशानियां समझना। ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? 1 अप्रैल को। और फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है। हमारे अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है, जैसे कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, वैसे ही अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है। मान लेता हूं मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। ठीक है। अब 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ? हम हर साल 1 अप्रैल को नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेट खरीद के लाते हैं, साल भर उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है। और जैसे 31 मार्च होती है, उन बुक को क्लोज करके अगले साल की 1 अप्रैल के नए बुक्स लेके आते हैं और उसमें वापस से एंट्रीज करना चालू करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे अकाउंटिंग काम करती है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को मैं अपने नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेट खरीद के लाया। ठीक है। और 1 तारीख से मैंने उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना चालू किया। ठीक है। अब अपना ये रेस्टोरेंट जो है, उसके जस्ट पास में ही हमारा एक दोस्त है मोहन। इसका, मोहन का एक इलेक्ट्रिक का शोरूम है। ठीक है। मोहन का एक इलेक्ट्रिक का शोरूम है जस्ट बाजू वाली दुकान में। ये अपना रेस्टोरेंट है, जस्ट बाजू वाली दुकान में मोहन का इलेक्ट्रिक का शोरूम है। अच्छा, मोहन अपना बचपन का दोस्त भी है। ठीक है। अपने साथ ही स्कूलिंग में पढ़ता था, अपने साथ ही कॉलेज किया। ठीक है। और उसने फिर बाद में इलेक्ट्रिक का शोरूम डाल दिया और हमने रेस्टोरेंट डाल दिया, और अब हम पड़ोसी भी हैं। ठीक है। अब मोहन और अपना हिसाब किताब कैसा है यार? अपना दोस्त ही है, तो उसके जितने भी
कस्टमर आते हैं, उनका हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, सैंडविच जो भी लगता है वो कहाँ से जाता है, अपने ही से जाता है ना। उसकी दुकान में भी नट्टू काका और बागा जैसे एम्प्लॉइज हैं जो बार बार अपने यहाँ से फालूदा ऑर्डर कर लेते हैं, कभी पाव भाजी मंगवा लेते हैं, कभी क्या, कई बार वो लंच लेके नहीं आते तो अपने यहाँ लंच करने आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने यहाँ का खाना बड़ा फेमस है, तो मोहन भी कई बार क्या करता है, अपनी फैमिली वालों को डिनर पे लेके आ जाता है ना। उसके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनको डिनर पे लेके आ जाता है। तो मोहन न सिर्फ हमारा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त है, बल्कि एक अच्छा कस्टमर भी है, ठीक है। अच्छा, पड़ोसी है तो हमारा पैसों का लेन देन कैसा है, कभी उधारी रख दी, कभी एडवांस जमा कर देता है कि जैसे 700 का बिल है तो 1000 जमा कर दिए, बोले 300 बाद में समझ लेंगे। कई बार यूपीआई से ट्रांसफर करता है तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है, कई बार नगद भिजवा देता है, ठीक है। तो मोहन मेरा एक ऐसा कस्टमर है जिससे मेरे वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। अब मैं 1 अप्रैल से अगर बुक्स मेंटेन कर रहा हूं तो मैंने क्या किया होगा, जैसे सपोज ये 1 तारीख का पेज है ना, 1 अप्रैल, है ना, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ रिकॉर्ड किए होंगे। फिर वैसे ही आपका 2 अप्रैल का पेज होगा, इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। फिर वैसे ही आपका 3 अप्रैल, है ना। आप 1 अप्रैल से डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाओगे, ठीक है। अब मान लेते हैं मोहन जो है दिवाली के आसपास हमारे पास आया, दिवाली आती है नवंबर में, मान लेते हैं 1 नवंबर को मोहन हमारे पास आया और बोलता है कि मयंक भाई अपना क्या हिसाब है यार, जरा देख लो त्योहार आ रहा है, एक बार अपना हिसाब क्लोज करते हैं फिर नया हिसाब चालू करेंगे, ठीक है। मैंने कहा रुक जा भाई, देख के बताता हूँ, ठीक है। अब मान लो आप दुकान पे बैठे हो, है ना, मैंने आपको बोला कि यार मोहन का हिसाब जरा देख के बताओ, तो आप क्या करोगे, 1 तारीख से एंट्री देखना चालू करोगे, आपने जहां पर भी एंट्री लिख रखी है उस कॉपी को उठाओगे, ठीक है। 1 तारीख के पेज पे आप ढूंढोगे कि कहाँ पे मोहन का नाम लिखा है, फिर 2 तारीख के पेज पे ढूंढोगे, फिर 3 तारीख के पेज पे ढूंढोगे। अब आप सोचो कि आपका छोटा से छोटा भी बिजनेस है तो दिन भर में 20-50 ट्रांजेक्शन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और इतने सारे ट्रांजेक्शन, वो भी सिर्फ एक दिन के नहीं है, कितने दिन के, 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक के, तो आप सोचो कि कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे। इतने सारे ट्रांजेक्शन में पहले तो मोहन को ढूंढना कि कौन सी एंट्री ऐसी है जो मोहन के साथ करी है, और फिर उसमें कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, प्लस माइनस पूरा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। बताओ कितनी देर लग जाएगी, लग जाएगा टाइम 2-3 घंटे। इतनी देर में तो मोहन मना कर देगा, रहने नहीं देने तेरे पैसे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ठीक है। और दिन में 4 कस्टमर तुमसे हिसाब मांगने आ गए तो तुम तो हिसाब ही करते रह जाओगे, फिर दुकान कब चलाओगे। समझ में आया, मतलब हमने साल भर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड भी किया, लेकिन जब मोहन आके मुझसे बोलता है कि मयंक भाई अपना क्या हिसाब है, तो हम उसके लिए आंसरेबल नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वैसे ही मान लो मुझे देखना है कि यार पिछले 3-4 महीनों में मैंने कितनी सेल करी, मैं कितना माल खरीद के लाया, मेरे कौन कौन से खर्चे हुए, मेरी कितनी इनकम हुई, मेरे को कितनी उधारी लेना है, मेरे को कितनी उधारी देना है। तो ये सब 4 ही चीजें चेक करने के लिए मैं क्या एक एक एंट्री को बार बार देखते बैठूंगा क्या, जैसे मेरे को परचेज ही देखनी है तो क्या मैं 3 महीने की एंट्री में ढूंढता बैठूंगा क्या बार बार कि परचेज कितने के हुआ है। नहीं, समझ में आ रही है बात। तो अब परेशानी है कि मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन जब मुझे उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ और अननेसेसरी परेशान हो रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई करने के लिए हमने एक और बुक बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया, लेजर। कौन सी बुक बनाई, लेजर। अब लेजर में हमने क्या किया, हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं हम सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हमने सबके सेपरेट अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे मैं सेल करता हूँ तो एक अकाउंट सेल्स का बना दिया, मैं परचेस करता हूँ तो एक अकाउंट परचेस का बना दिया, मैं कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ एक अकाउंट कैश का बना दिया, मैं बैंक से ट्रांजेक्शन करता हूँ एक अकाउंट बैंक का बना दिया, है ना, मैं सोहन से ट्रांजेक्शन करता हूँ एक अकाउंट सोहन का बना दिया, मैं मोहन से ट्रांजेक्शन करता हूँ एक अकाउंट मोहन का बना दिया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन में यहाँ रिकॉर्ड करूंगा उसकी पोस्टिंग कहाँ कर दूंगा, लेजर में, ठीक है। मतलब मोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहां से फिर कहाँ आ जाएंगे, मोहन के अकाउंट में। समझ में आया। अब मोहन मुझे आके बोलता है कि मयंक भाई अपना क्या हिसाब है, तो मैं जनरल प्राइमरी बुक की जगह कौन सी बुक उठाऊंगा, लेजर, ठीक है। उसमें क्या होगा, हाँ, करवा दो।
अब उससे क्या होगा कि जैसे ही मुझे मोहन ने बोला कि मयंक भाई अपना क्या हिसाब है, तो मैंने उठाई लेजर। अच्छा, लेजर पे भी आप क्या कर सकते हो, पहले ही पेज पे इंडेक्स बना दो कि कौन से पेज नंबर पे आपने किसका अकाउंट बना रखा है, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने इंडेक्स देखा, पेज नंबर 15 पे मोहन का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट ओपन किया, यहाँ पे पैसा आया आया, यहाँ पे गया गया गया, दोनों तरफ का डिफरेंस निकाला, खटाक से 5,000 रुपए का जो डिफरेंस आया, तो आपने 2 मिनट में मोहन को बता दिया कि भैया आपका कितना पैसा लेना बचा है, 5,000 रुपए। ठीक है, तो आपका घंटों का काम मिनटों में निपट गया कि नहीं निपट गया। इसलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, चलो। अब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई किया, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, समराइजिंग। अब समराइजिंग करने का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, समराइज करना मतलब, समरी 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 समझते हो, शॉर्ट में चीजों को लिखना। जैसे अपन स्कूल में चैप्टर पढ़ते थे तो पीछे आधे एक पेज में समरी लिखी हुई रहती थी, है ना। तो समरी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, समराइजिंग की परेशानी क्यों आई समझना। मान लो आज आपके रेस्टोरेंट को चलते चलते 5 साल हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो आप लोगों ने अभी रेस्टोरेंट खोला था विजयनगर पे। ठीक है, मान लेते हैं हमारा रेस्टोरेंट चलते चलते आज 5 साल हो गए। ठीक है, और भगवान की दया से बहुत अच्छा बिजनेस अपना चल रहा है, नाम भी हो गया अच्छा खासा अपना। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, अब 5 साल हो गए, फिर वापस एक आध दिन अपना मिलना हुआ। मैंने बोला भाई कैसा क्या चल रहा है रेस्टोरेंट, आपने बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब तुम 4-5 लोग मिलके तुमने वो रेस्टोरेंट चालू किया था। ठीक है, अपना मिलना हुआ, मैंने बोला यार तुम अपने रेस्टोरेंट की एक आध दो ब्रांचें और क्यों नहीं डालते हो, इतने सालों से एक ही रेस्टोरेंट चला रहे हो भाई, है ना, अपना बिजनेस बढ़ाओ, आगे बढ़ो भाई। आज तो मधुरम सैंडविच वाले ने भी 5-6 ब्रांचें डाल दी, तो तुम लोगों को भी डालनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट विजयनगर पे है। अब हर गोवा का बच्चा वहां पे खाना खाने आएगा क्या, कालानी नगर का इंसान, है ना, वहां खाना खाने आएगा क्या, नहीं, है ना। तो मैंने आपको एक सजेशन दिया भाई। अब वैसे भी तुम 5 लोग एक दुकान पे बैठे हो, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, इनिशियली चलो नया नया बिजनेस था, समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैनेज करने के लिए लोग चाहिए थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 लोग भी बैठेंगे तो दुकान आराम से संभाल लेंगे। ठीक है, मैंने कहा यार एक और ब्रांच इसकी ओपन करो, है ना, तो उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, नाम भी होगा, कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, बहुत सारे फायदे होंगे उसके। आपने बोला यार सर बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमको एक आध रेस्टोरेंट और चालू करना चाहिए। अब तुम तीनों ने पांचों ने डिसाइड किया कि अपन एक काम करते हैं, एक और ब्रांच इसकी डालते हैं, पुरानी ब्रांच ये दोनों देख लेंगे, नई वाली ब्रांच तुम तीनों मिलकर हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलो। अब आपने डिसाइड किया कि भैया कहाँ पे हमें नया रेस्टोरेंट डालना चाहिए, तो आपने सोचा कि चलो भवर गोवा बढ़िया है, बहुत सारा स्टूडेंट क्राउड है, तो अपना रेस्टोरेंट बढ़िया चलेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच डालने का डिसाइड किया भवर गोवा पे। कल परसों संडे आ रहा है, कल ही आ रहा है, संडे को आप चले गए भवर गोवा, वहां जाके किसी ब्रोकर को पकड़ा, उसने आपको 8-10 दुकानें दिखाई, आपको एक दुकान बढ़िया पसंद आ गई, अच्छी लोकेशन की। ठीक है, आपने डन किया उसको। ठीक है, अब
सिर्फ दुकान में ऐसे टेबल कुर्सी लगा के तो चालू कर नहीं सकते, आपको भी पता है कि यार इंदौर में फूड में कितना कंपटीशन है। ठीक है, आप लोगों को न सिर्फ अच्छा टेस्ट तो देना ही है, अच्छी क्वालिटी देना है, रिजनेबल प्राइस चार्ज करना है, बल्कि एक अच्छा एम्बियंस भी देना पड़ेगा, है ना। एक एस्थेटिक लुक होना चाहिए कि बच्चे आए, सेल्फी लें, स्नैप बनाए। तो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हैं। आपने एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, ठीक है, और आपने उससे बोला कि भैया हमें रेस्टोरेंट को एक बढ़िया थीम में डेवलप करके दो कि कोई कस्टमर आए तो उसको मजा आ जाए यहाँ पे आके। ठीक है, 2-4 दिन बाद उसने आपको एक कोटेशन बना के दिया, एक डिजाइन बना के दिया 3D में, कंप्यूटर में। ठीक है, उसने बोला कि भैया ये थीम पे अपन जा सकते हैं। आपने पसंद किया उसको, आपने बोला कि भैया आप तो काम चालू करवाओ, कितना खर्चा आएगा बता दो। उसने बोला भैया मोटा मोटा 15 लाख रुपए के आसपास का खर्चा मान के चलो। ठीक है, फर्नीचर वगैरह, पीओपी, वॉलपेपर सब आ गया उसमें। ठीक है, अब 15 लाख रुपए में अभी तो सिर्फ एम्बियंस बना है, किचन सेटअप करना तो पूरा बचा हुआ ही है। आपको चिमनी लानी पड़ेगी, फ्रिज, डी फ्रीजर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव, है ना, मिक्सर, बहुत सारी चीजें आपको लानी पड़ेगी। मान लेते हैं 10 एक लाख रुपए का आपका किचन में इन्वेस्टमेंट है, तो 10 और 15 टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया? 25 लाख रुपए का। अब 25 लाख रुपए हमारे पास तो थे नहीं। ठीक है, तो वापस एक आध दिन मिलना हुआ, तो मैंने बोला तुमको कि यार बेटा तुम क्या परेशान हो रहे हो, एक काम करो, एसबीआई अभी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिजनेस लोन ऑफर कर रहा है, एसबीआई चले जाओ, तुम्हारा काम वहां पे हो जाएगा, वहां से लोन ले लेना, है ना। 25 लाख रुपए में नई दुकान चालू करो, और वहां से जो कमाई होगी उससे किस्तें भर देना। ठीक है, तुमने भी कहा यार बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगले दिन मंडे को तुम उठ के चले गए बैंक, एसबीआई जाके तुम वहां के ब्रांच मैनेजर से मिले। उनको जाके आपने बोला कि भाई साहब पिछले 5 साल से हम विजयनगर में इस नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है, और अब हमें इसकी एक और ब्रांच डालनी है, कहाँ पे, भरगुआ पे, जिसके लिए हमें 25 लाख रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, अब ब्रांच मैनेजर अपने फूफा जी तो लग नहीं रहे कि 25 लाख रुपए निकाल के दे देंगे जाते ही। ठीक है, हमारा कोई दोस्त भी 500 रुपए मांगता है, 4 बार उसकी शक्ल देखते हैं कि ये वापस देगा कि नहीं देगा। वो तो बैंक है ना, अपना दोस्त भी नहीं है। और तुम कौन सा 500 रुपए मांग रहे हो, तुम तो 25 लाख रुपए मांग रहे हो। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर ने आपको क्या बोला कि भाई साहब मैं कैसे मान लूं कि आपकी दुकान 5 साल से चल रही है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा चलो चल भी रही है 5 साल से, तो इस बात की क्या गारंटी कि आप 5 साल से वहां पे बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हो सकता है 5 साल में आपको लॉस हो गया हो 25 लाख रुपए का, और अब आप उस लॉस से बचने के लिए हमसे लोन लेके निपटारा करने के चक्कर में हो। ठीक है, तो ब्रांच मैनेजर के भी सवाल जायज है। ठीक है, तो उसने बोला भाई साहब आप एक काम करो, आपकी 5 साल से बिजनेस है ना, आप 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें चेक करवा दो। ठीक है, तो हमें आइडिया हो जाएगा, पहली चीज तो अगर 5 साल का बिजनेस है तो 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, प्रूफ हो जाएगा 5 साल का। ठीक है, दूसरा कि 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम चेक करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि भैया आपके बिजनेस में सेल कितना है, परचेज किस रेट पे करते हो, कितना प्रॉफिट बचता है ना, जो भी है हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे आपको कितना लोन देना चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है भाई साहब हम लेके आते हैं। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमने वैरायटी ऑफ बुक्स मेंटेन की हुई है, जनरल, है ना, लेजर, सब्सिडरी बुक में आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, है ना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। क्या इतनी सारी बुक्स लेकर जाना उसके पास पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, वो भी 1 साल की नहीं, कितने साल की, 5 साल की। पर अपने को तो पैसे चाहिए। ठीक है, मरता क्या नहीं करता, अपन ने सब एक कट्टे में डाले, है ना, और लोडिंग में भर के ले गए सारे। तो हम तो लेके चले जाएंगे, लेकिन क्या सामने वाला इतनी फुर्सत में बैठा है कि आपकी एक एक बुक की कॉपी खोल खोल के और उसको चेक करते बैठेगा? सोचो। नहीं, मतलब हमने 5 साल तक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई भी किया, लेकिन 5 साल बाद अगर मुझे कोई आके बोलता है कि भैया बताओ आपने बिजनेस में क्या क्या उखाड़ा, तो मेरे पास उसको देने के लिए कोई जवाब नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया कि यार भैया अपन एक काम करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे 31 मार्च होगा मतलब आपका ईयर एंड होगा, तो ईयर एंड पे हम लोग बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनाए गए, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट बनाए गए, कौन कौन से?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देगा, बैलेंस शीट हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, और कैश फ्लो हमें बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कितना कैश आपके बिजनेस में आया और कितना कैश आपके बिजनेस से गया। ठीक है, जैसे ही एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, जैसे ईयर एंड होगा, हम ये 3 स्टेटमेंट बनाएंगे। इन 3 स्टेटमेंट में पूरे साल भर की समरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब ब्रांच मैनेजर हमें आके बोलता है कि भैया बताओ पिछले 5 साल में आपने बिजनेस में क्या किया। तो मैं ये तीनों स्टेटमेंट के प्रिंट निकालूंगा, मुश्किल से 15-20 पेज में निकल जाएंगे, 5 साल के 50-100 पेज में सारे प्रिंट आउट निकाले, एक फाइल में अटैच किया और फाइल ले जाके किसको दे दी, ब्रांच मैनेजर को। 5 मिनट में वो फाइल पलटा के समझ जाएगा कि पिछले 5 साल में आपने बिजनेस में क्या कर रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते ही उसे पता चल जाएगा कि आपकी सेल्स कितनी है, किस कॉस्ट पे आप माल खरीद के लाते हो, है ना, आपके यहाँ सैलरी का खर्चा कितना है, आपके यहाँ का लाइट बिल कितना आता है, आप रेंट कितना भरते हो, हर एक चीज की डिटेल उसे कहाँ से मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस से। बैलेंस शीट देखते ही उसे आपके असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन पता चल जाएगी कि आपने, आपके पास कितनी वैल्यू की असेट्स है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपने एफडी कितने की करवा रखी है, आपने पहले से कहीं और से लोन तो नहीं ले रखा है, हर एक चीज की डिटेल कहां से मिल जाएगी, बैलेंस शीट से। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि आपके पास फ्लो ऑफ कैश कितना रहता है, आपके पास लिक्विडिटी कितनी रहती है, ऐसा तो नहीं है कि कल हमारे इंस्टॉलमेंट के ही आपके पास पैसे ना रहे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट देख के वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन ऑफर करना चाहिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो आपको लोन ऑफर करेगा। समझ में आया? ठीक है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि एट द एंड ऑफ द ईयर फ्यूचर रेफरेंस के लिए शॉर्ट में हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसके लिए हमने क्या बनाए, फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पे हम आगे के डिसीजंस भी ले पाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन को समराइज किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ, उसको कंपेयर करना भाई, कि जैसे पिछले साल मेरी सेल कितनी थी, इस साल मेरी सेल कितनी है, पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, इस बार मेरा प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भैया ऐसे कौन से खर्चे हैं जो फालतू हो रहे हैं अगले साल से, जिन्हें मुझे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज को एनालिसिस करने पे आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे बोला जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, एनालिसिस, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिर हम कम्युनिकेट कर देंगे किसको, टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया? यहां तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यार, टाटा मोटर्स की सेल्स जो है वो 5% से बढ़ गई, ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कहां से मिली उनको, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने देखा कि सेल इस साल कितनी है, पिछले साल कितनी थी, परसेंटेज निकाला और न्यूज़पेपर में छपवा दिया। ठीक है, कि हमारी सेल्स 5%। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमें लगता है अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना, बट अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसकी शुरुआत हो रही है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आप उसे क्या करोगे, मेजर करोगे इन टर्म ऑफ मनी, कि भैया इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी, क्योंकि जब तक आपको मॉनेटरी वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप उससे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे। मेजर करने के बाद फिर हम उसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड करने के लिए हम प्राइमरी बुक्स मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, क्लासिफाई करने के लिए हम सेकेंडरी बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम क्या है, लेजर। क्लासिफाई करने के बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, समराइज करने के लिए हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन से, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे यूजर्स तक कम्युनिकेट करने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग। समझ में आई बात? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे हु आर द यूजर्स। ठीक है, कि कौन ये लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ कि आपने इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करके पूरी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, यूजर्स को। तो अब हमारे मन में आता है कि कौन ये यूजर्स हैं जिन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स उठाएंगे और उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर यहाँ तक?
जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन आज? पक्का? चलो तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना जरूर।